नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर रहे हैं, जहां पर उन्होंने भारतीय उद्योग परिसंघ की वार्षिक बिजनेस समिट में शिरकत की। इस दौरान सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि यूपी अब बीमारू राज्य नहीं बल्कि आर्थिक विकास का ग्रोथ इंजन है। उत्तर प्रदेश में 32,000 से अधिक बड़े उद्योग और 96 लाख MSME हैं। साथ ही जीरो टॉलरेंस नीति और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की भी उन्होंने बात कही है। पहले ही इन्वेस्टर समिट में 4,67,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिसमें से हम लोगों ने लगभग 60% जो प्रस्ताव आए थे उनको हमने ग्राउंड ब्रेकिंग कराने में भी सफलता प्राप्त की। और उत्तर प्रदेश में अब तक हमें लगभग 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। लगातार हमें वहां पर प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर आज हमारे पास 75,000 एकड़ का लैंड बैंक भी है। लैंड बैंक स्वाभाविक रूप से हर इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एक आवश्यक शर्त भी है कि उसको लैंड मिले, बेहतर कनेक्टिविटी हो, पॉलिसी के दायरे में आकर के वह समयबद्ध तरीके से उसे आगे बढ़ा दे। ये सब कुछ आज के दिन पे यूपी के अंदर आपको प्राप्त होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर जो यूपी का इतना कमजोर था, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि देश के अंदर जिन राज्यों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है उनमें से यूपी एक है। आप रोड कनेक्टिविटी देखेंगे, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी जितनी भी हमारी है वो 4 लेन के साथ जुड़ी हुई है। एक्सप्रेसवे, जब हम लोग 17 में आए थे हमारे पास केवल 1.5 एक्सप्रेसवे था। आज भारत के एक्सप्रेसवे में 60% शेयर यूपी का है। अकेले यूपी 60% शेयर रखता है। भारत का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क यूपी के पास। सबसे अधिक सिटी में यूपी आज के दिन पे मेट्रो का, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, मेट्रो का की सेवा दे रहा है। भारत की पहली रैपिड रेल ये दिल्ली मेरठ के बीच प्रारंभ हो चुकी है। भारत का पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में संचालित हो चुका है। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर ये दोनों यूपी से होके जाते हैं और उनका जंक्शन भी यूपी के अंदर है। मुझे याद है जब 17 में हम लोग आए थे, यूपी के अंदर केवल 2 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील थे, एक लखनऊ का, दूसरा वाराणसी का, और 2 आंशिक रूप से चलते थे, गोरखपुर और आगरा। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि यूपी के अंदर 16 एयरपोर्ट पूरी तरह सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आज के दिन पे 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं और भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम लोगों ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में बना दिया है। भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज के बीच में प्रधानमंत्री जी ने अभी 29 अप्रैल को उसको लोकार्पण भी किया है। ये राज्य सरकार ने बनाया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हमारे पास लगभग 14,000 एकड़ लैंड है एयरपोर्ट के पास से। वहां पे हम लोगों ने कार्गो की, लॉजिस्टिक हब बनाने की और MRO की भी फैसिलिटी हम वहां पे उपलब्ध करवा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप आज प्रयागराज के इलाहाबाद संग्रहालय के अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद पार्क में दिव्यांगजनों के निमित्त और नवनिर्मित अनुभव
विर्थिका का स्थापना समारोह में बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने शिरकत की है और इस दौरान उन्होंने दिव्यांग बच्चों की न केवल उनका हौसला अफजाई किया बल्कि इस दौरान विपक्ष पर जमकर बरसते हुए भी नजर आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट मीटर को लेकर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से सपा सांसद अनेंद्र सिंह लोधी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। सांसद अजेंद्र सिंह लोधी और जिला अध्यक्ष शोभा लाल यादव के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने बिजली कटौती, स्मार्ट मीटर, बढ़ती महंगाई के खिलाफ जमकर हुंकार भरी है। लोग पीडीए के हैं, वर्तमान सरकार के विरोधी हैं। वर्तमान सरकार जितना अनदेखी कर रही है एक आम पब्लिक के साथ, इतना किसी सरकार ने नहीं किया। जैसे कि स्मार्ट मीटर है जो लाइट रहे या न रहे मीटर बराबर घूमते हैं। फसल बीमा का सबसे बड़ा घोटाला हुआ, वो आप सबको भी मालूम है। शिक्षा में सैकड़ों विद्यालय बंद कर दिए गए और जो शिक्षक लोग रिटायरमेंट होते चले जा रहे हैं उनकी नई भर्ती भी निकाल रही है। स्वास्थ्य विभाग में है तो कहीं दवा है तो स्टाफ नहीं है, और जहाँ स्टाफ है वहाँ दवा नहीं है। तो ये सरकार कहाँ से देश की हितैषी हुई? ये अपना बजट बनाने में लगी है। जहाँ 10,000 करोड़ रुपए इन्होंने अपना बजट में बना लिया है, तो ये अपना बजट बनाने में लगी है। गरीब किसान, मजदूर, मध्यवर्गीय व्यापारी इनका कहीं से साथ नहीं दे रही है। ये जनता विरोधी सरकार है। कानपुर देहात के जिला अस्पताल में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। आउटसोर्सिंग कर्मियों के विरोध प्रदर्शन के कारण स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई हैं, जिस कारण मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आउटसोर्सिंग कर्मचारी समय पर वेतन समेत अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हम जो है हमारी ज्वाइनिंग क्या नाम है मेडिकल कॉलेज के पैंथर सिक्योरिटी कंपनी से हुई थी। तो जो है हमारा पीएफ नहीं जमा किया जा रहा है। 1 साल हो गए हमको पीएफ नहीं दिया गया, और जो है हमारी सैलरी जो है 3 महीने से सैलरी पेंडिंग है, सैलरी भी नहीं दी जा रही। और हमारी जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है वो 1 दिसंबर को दिखाई जा रही है। 7-8 महीने का पीएफ हमारा जो है। कानपुर देहात के औद्योगिक क्षेत्र रनिया और जौनपुर में श्रमिकों का गुस्सा फूट पड़ा है। रनिया के चिटिकपुर स्थित फैक्ट्री के बाहर सैकड़ों श्रमिकों ने प्रदर्शन किया। श्रमिकों का यह आरोप है कि उन्हें निर्धारित मानदेय और तय वेतन नहीं दिया जा रहा है, जिससे उनका परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने साफ चेतावनी दी है, जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। मांगे हैं कि 783 रुपये 8 घंटे का मिले, और जो हमारा बोनस, लीव पेमेंट और जो छुट्टी हॉलीडे है वो मिलना चाहिए। और जो मतलब कंपनी में जो सिस्टम है, मतलब जो भी प्रोडक्शन का, ये सब मतलब प्रोडक्शन ज़्यादा मांगते हैं इधर, ये चीज़ें हैं यहाँ पे। तो फिलहाल यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक, लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? अबे घोचू, अक्खा इंडिया को मालूम है, पेट दबा हर रोग दबा, एक ही जगह। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बागपत दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने नवनाथों की प्राण प्रतिष्ठा समारोह और 8 मान के भव्य भंडारा कार्यक्रम में शिरकत की है। और इस दौरान सीएम योगी ने न केवल मंदिर के पुनर्निर्माण का उत्सव मनाया, बल्कि अपने संबोधन के जरिए विरोधियों और आक्रांताओं पर भी तीखा प्रहार किया है। सीएम योगी ने कहा कि आज का दिन देश के लिए अत्यंत पवित्र है, क्योंकि इसी गौरवशाली तिथि पर भारत ने परमाणु प्रशिक्षण कर दुनिया को अपनी शक्ति का एहसास ये करवाया था, परमाणु परीक्षण जब किया था और पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया था। वहीं सनातन धर्म ने कभी भी जबरन किसी पर आधिपत्य स्थापित नहीं किया। आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन अटल जी ने ऑपरेशन शक्ति के अंतर्गत पोखरण में 3 परमाणु विस्फोट किए थे। भारत अपने आप में परमाणु शक्ति संपन्न दुनिया का एक महत्वपूर्ण देश बना था। भारत की सफलता से दुनिया की आंखें खुली की खुली रह गई थी। हमारी शक्ति हमारे सामर्थ्य की तो प्रतीक है ही, लेकिन यह विश्व कल्याण के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इतिहास इस बात का गवाह है कि सनातन धर्म ने कभी भी जबरन किसी को आधिपत्य स्थापित नहीं किया। जबरन किसी को अपने अधीन करके उसे गुलाम बनाने का कार्य नहीं किया। तो जब हम किसी पर जबरन शासन नहीं करते, जबरन उसकी भूमि पर कब्जा नहीं करते, तो फिर हमारा देश इसको कैसे स्वीकार कर सकता था। और दुनिया के अंदर अकेले भारत है जो लगातार विदेशी आक्रांतों से जूझता रहा, सम विषम परिस्थितियों में लड़ता रहा। याद करिए, जिन आक्रांताओं ने भारत के सनातन की आस्था के प्रतीक मंदिरों को, मठों को, पवित्र तीर्थ स्थलों को विखंडित करने का प्रयास किया था, वे सभी तीर्थस्थल फिर से पुनर्प्रतिष्ठा को प्राप्त कर गए, लेकिन आक्रांताओं का नामो निशान नहीं बचा है। वे सभी आक्रांता सब मिट्टी में मिल गए हैं, किसी का अता पता नहीं है, उनके खानदान का ही पता नहीं है। यह है सनातन की ताकत, और उसी सनातन की ताकत का एहसास कराने के लिए आज मुझे बागपत की इस पावन धरा पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से साफ सुथरी अपील के बाद एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। पीएम मोदी की इस अपील के बाद विपक्ष लगातार हमलावर है, और इस बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पीएम मोदी के बयान को लेकर बीजेपी को आड़े हाथों लिया और कहा कि यह केवल जनता को भ्रमित करने वाला काम है। देखिए, मोदी जी ने कल ही ये बात कही और उसके बाद उन्होंने खुद अपनी बात कही हुई बात पे ही अनुसरण नहीं किया। देश का प्रधानमंत्री अगर ये बात कह रहा है तो सबसे पहले लागू उनको अपने ऊपर करना चाहिए था। जैसे इन्होंने बोला, वक्तव्य दिया, उसके 3 घंटे बाद इन्होंने रोड शो किया दर्जनों विदेशी गाड़ियों के साथ। कल जामनगर में, कल वहाँ पर गुजरात में दर्जनों गाड़ियों के साथ इन्होंने रोड शो किया। आप देख सकते हैं कि आज कितने डीजल पेट्रोल खर्च हो रहे हैं और किस तरीके की वहाँ पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। और आप अगर कोई बात कहते हैं तो उसको सबसे पहले अपने ऊपर लागू करिए। जैसे हमारी नेता आदरणीय इंदिरा गांधी जी ने 1962 के वार में, जब चाइना हिंदुस्तान का वार हुआ, तो उन्होंने अपना खुद का 336 ग्राम जो सोना था वो एनडीएफ, जो नेशनल डिफेंस फंड में, उन्होंने दान दिया, देश को दान दिया। मोदी जी, अगर आप ये बड़ी बड़ी बात बोल रहे हैं, सोना मत खरीदो, डीजल पेट्रोल मत जलाओ, मेट्रो से चलो, विदेश मत जाओ, तो उसका अनुसरण आपको करना चाहिए। आप तो अनुसरण कर नहीं रहे।
3 घंटे बाद आपने दर्जनों गाड़ियों के साथ काफिला निकाला। आज भी आप कर रहे हैं रोड शो। अभी कुछ दिन बाद विदेश जा रहे हैं, तो अनुसरण आप नहीं कर रहे और पूरी तरीके से जनता को केवल ठगने का काम, व्यापार को, सराफा व्यापार को खत्म करने का काम, जो ट्रेवल एजेंट हैं उनका व्यापार खत्म करने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले जो जितने भाजपा के लोग हैं उनसे कहिए कि जो भी उनके पास पैसे हैं, सोना है, गहना है, वो देश हित में दान दें, देश की मदद करें, न कि देश को बर्बाद करने के लिए बड़ी बड़ी बात बोलें। जो उन्होंने बोला है इससे पूरे देश के अंदर बहुत ही अफरा। और वहीं सपा के जो वरिष्ठ नेता हैं और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने भी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी के लोग दोहरी बातें करते हैं। पहले कहते हैं कि कोई परेशानी नहीं है और फिर कहते हैं कि संकट का सामना करना पड़ेगा। देखिए, ऐसा है, पहले तो प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे पास साल भर का है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ना गैस का दिक्कत है, ना पेट्रोल का दिक्कत है, ना डीजल का दिक्कत है। अब कह रहे हैं कि नहीं ये दिक्कत है, तो ये लोग दोहरी बातें करते हैं। पहले तो कहते हैं सब ठीक है, बाद में कहते हैं इसमें कमजोरी और समाज सहायता करो। जहाँ तक गांव वालों की बात है या प्रयोग करने, कोई आदमी डीजल सड़क पर तो फेंकता नहीं है, गाड़ी में भरकर उतना ही चलता जितना उसे चलना है, वो स्टॉक तो करता नहीं घर पर। तो उसकी जो आवश्यकता है उतने भर को तो डीजल मुहैया कराना चाहिए। पेट्रोल वहाँ मोटरसाइकिल से, मान लो हम अपने रिश्तेदारी में जाना है तो 20 किलोमीटर तो पैदल तो जाएंगे नहीं, तो अनावश्यक अपनी मोटरसाइकिल लेके जाएंगे तो उसमें तेल की जरूरत पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें जो है, ये एक तरफ से मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से इन सारी व्यवस्थाओं को सही ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। तो वहीं पीएम मोदी की साफ सुथरी अपील के बाद विपक्ष लगातार हमलावर है, जिसे लेकर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जमकर पलटवार किया। साथ ही राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा है, देशद्रोही तो नहीं कह सकता, लेकिन उनकी देशभक्ति पर संदेह होता है। देखिए, वैश्विक संकट के समय देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्देश नहीं दिया है, अपील किया है। इसीलिए मैं पहले भी कहता था कि मुझे श्री राहुल गांधी और श्री अखिलेश यादव जी को देशद्रोही तो नहीं कह सकता, लेकिन देशभक्ति पर संदेह होने लगता है कि ये भारत के लिए और भारत की तरफ से बोलते हैं कि भारत के दुश्मनों की तरफ से बोलते हैं, समझ में नहीं आया करता। ऐसी भाषा देश नहीं स्वीकार करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है, उस अपील के साथ अपने को जोड़ते हुए सबसे हम भी अपील करेंगे कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है उसके साथ खड़े होकर के देश को मजबूत बनाने में सब लोग मिल करके आगे बढ़े। यही माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। श्री अखिलेश यादव जी का तो फ्रस्ट्रेशन बोलता है, लेकिन मैं ये जरूर कह करके यहाँ से प्रस्थान कर रहा हूँ। आसाम में जहाँ हमारी तीसरी बार सरकार बनी है, श्री अखिलेश यादव जी तीसरी बार जो सरकार बन चुकी है वहाँ की शपथ विधि में जा रहे हैं, और तीसरी बार सरकार जो 2027 में बनने वाली है, शपथ विधि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की होगी तो आपको भी सादर आमंत्रित। सपा नेता आजम खान को बड़ी राहत मिली है। शत्रु संपत्ति के रिकॉर्ड को खुर्द-बुर्द करने के मामले में आजम खान की जमानत मंजूर हो गई है। धाराएं बढ़ाने पर आजम खान की शत्रु संपत्ति मामले में मुश्किलें बढ़ी थी। वहीं एमपी एमएलए सेशन कोर्ट से आजम की शत्रु संपत्ति में जमानत मंजूर हो गई है। आपको बता दें कि धारा 120B के तहत आजम खान और अब्दुल्ला आजम का नाम भी शामिल किया गया था। देखिए, एक मामले में जमानत अर्जी माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट रामपुर में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। धारा 467, 471, 201 आईपीसी के तहत इस मामले में माननीय न्यायालय ने आज जमानत अर्जी मंजूर की है। ये मामला 2020 में मोहम्मद फरीद, रिकॉर्ड कीपर, रिकॉर्ड रूम रामपुर, रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम रामपुर ने सैयद आफाक अहमद के खिलाफ एवं अज्ञात के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया था, शत्रु संपत्ति के रिकॉर्ड को खुर्द-बुर्द करने का आरोप लगाते हुए। इस मामले में कई चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट आई। दौरान विवेचना मोहम्मद आजम खान साहब का नाम भी इसमें आया और ट्रस्ट के जो और मेंबर्स हैं, डॉक्टर तजीम फातिमा हैं, अदीब आजम खान साहब हैं और नसीर अहमद खान साहब हैं, मुशाक अहमद सिद्दीकी हैं, सभी लोगों का नाम आया। सभी लोग 420, 468, 120B के मामले में ट्रायल कोर्ट से जमानत पर हैं और मोहम्मद आजम खान की जमानत भी ट्रायल कोर्ट ने
16/4/2025 को 420, 468, 120 बी के तहत स्वीकृत कर ली थी। तो चलिए अब बात होगी तमाम खबरों की ताबड़तोड़ अंदाज में। इलाज के दौरान अस्पताल में मजदूर की मौत, परिवार ने अस्पताल और डॉक्टर्स पर लापरवाही के आरोप लगाए, कार्रवाई की मांग। अलीगढ़ मुस्लिम कैंपस में छात्राओं को ये पीछा कर पत्तियां कसने का मामला सामने आया। मनचले को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, मुकदमा दर्ज कर पूछताछ कर ली गई। कानपुर देहात के जिला अस्पताल में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन समेत कई मांगों को लेकर हड़ताल। ओपीडी, लैब, इमरजेंसी सेवाएं पड़ी हैं ठप, मरीजों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। फतेहपुर में नदी में नहाने गए युवक की पानी में डूबने से मौत, घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच जारी। बुलंदशहर की कचहरी परिसर में चैम्बर को लेकर खूनी संघर्ष, फायरिंग में अधिवक्ता और रिश्तेदार घायल, पुलिस ने घायलों को अस्पताल में एडमिट करवाया है, जांच कर रही है। कानपुर देहात के औद्योगिक क्षेत्र रनिया और जैनपुर की फैक्ट्रियों में निर्धारित वेतन की मांग को लेकर मजदूरों का प्रदर्शन, मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है, प्रशासन कर्मचारी को समझाने में जुटा। जम्मू तवी एक्सप्रेस में युवक की गोली मारकर हत्या का मामला, वारदात के बाद ट्रेन में अफरा तफरी मच गई, जीआरपी ने जांच की, इकट्ठा सबूत किए। सहारनपुर में देवर बना हैवान, घर के अंदर ही बड़ी भाभी की हत्या, पुलिस ने आरोपी देवर को मौके से गिरफ्तार किया। मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर लगा दिए प्रताड़ित करने का। आजमगढ़ में मासूम से दुष्कर्म मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, पुलिस मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार, मामले में कार्रवाई जारी। आगरा में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर, बिजली के पोल से टकराने के बाद वाहन में आग लगी, चालक ने मुस्तैदी से बचाई जान, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर यातायात सुचारू करवाया। मैनपुरी में शादी के 18 दिन बाद ही नवविवाहिता घर से लाखों की ज्वेलरी और नकदी लेकर प्रेमी के साथ फरार, पति ने प्रेमी पर लगा दिए हैं आरोप, एसपी ने पत्नी को वापस लाने की गुहार लगाई। बरेली के मीरगंज में पुलिस की नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार कर कब्जे से करीब 10 लाख रुपए की स्मैक बरामद की। फर्रुखाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत का मामला, ससुराल पक्ष का दावा, गर्भपात की दवा खाने से अत्यधिक ब्लीडिंग हुई, जिसके बाद तबीयत बिगड़ गई, पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू की। अमेरिका के बंदरगाह से मिर्जापुर का मर्चेंट नेवी ऑफिसर 2 दिनों से लापता, परिजनों ने एसपी से मिलकर मामले की शिकायत की है, दूतावास और एजेंसी जांच की दोषी। मुख्तार अंसारी की 50,000 की नामी पत्नी अफसा अंसारी की तलाश में 7 ठिकानों पर गाजीपुर पुलिस की छापेमारी, गैंग के अन्य 7 सदस्यों की तलाश की जा रही है। एटा में नवविवाहिता का संदिग्ध हालत में फंदे से लटका मिला शव, घर से ससुराल जन फरार हैं, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच जारी। अलीगढ़ में निर्माणाधीन मकान की छत से राज मिस्त्री गिर गया है, अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, घटना का वीडियो भी सामने आया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।